सदियों की बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। सदियों की बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। नमस्कार, केवी स्टूडियो बेगूसराय में आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों के बीच एक ऐसे युवा नेता से मिलवाने जा रहा हूं जो बेगूसराय की धरती से निकलकर प्रदेश राजनीति में नया नाम बनाए हैं और कीर्तिमान बनाए हुए जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा सचिव अमरजीत यादव जी से। और नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बेगूसराय में इस मंच को जो उन्होंने शुरुआत किया, और खासकर बेगूसराय के जितने भी हर क्षेत्र से जो भी कलाकार हो या अन्य किसी भी क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, जो साथी हैं, उनको एक तरह से बोलने का मौका जो दे रहे हैं रोशन सर, मैं उनको तहे दिल से रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी बेगूसराय की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म आप दिए हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी युवा हैं आपके मन से उभरेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार दुलार देने का काम करेंगे। फिर से मैं रोशन सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मंच पे मुझे बुलाने का काम किए और मुझे बोलने का और मेरे बारे में लोगों को जानने का जो है एक मंच दिए। हम चाहेंगे अमरजीत जी कि हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम अपना परिचय दें। मेरा नाम अमरजीत कुमार यादव है और मैं बरौनी पिपरा देवस पंचायत के रहने वाला हूँ। और मेरा जन्म सिमरिया में हुआ। सिमरिया बड़ियाही एक गांव, छोटा सा गांव है, उस गांव में मेरा जन्म हुआ। नानी घर मेरा सिमरिया पड़ता है और मेरा घर पिपरा देवस है। तो मैं शुरू से ही नानी घर में रहा और मेरा पालन पोषण जो है नानी घर में ही हुआ। तो मैं जब 10 साल का था तो कहीं ना कहीं मुझे जो लोगों के बीच में रहने का जो है मेरा फैमिली जो है काफ़ी वहाँ पे बड़ा है और मुझे जो है लोगों के बीच में रहने का काफ़ी मौका मिला। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं काफ़ी बोलता हूँ, ठीक है ना, कि जब नाना जी भी थे या अन्य कोई व्यक्ति थे तो मैं सबके साथ में बीच में हमेशा बोलता रहता था। तो एक दिन हमारे नाना जी ने कहा, जब 10 साल का था, तो मेरे माँ से कहा कि आपका तोहर जो बेटा है ना, लगे नहीं छे कि तोहरी बेटा छे, लगे छे कोई बड़का पॉलिटिशियन घर में जन्म लेलके हन, ठीक न, बहुत पॉलिटिशियन घर में जन्म लेलके हन। तो कहीं ना कहीं लगता है वो बात सच हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माँ जो थी एक समाज सेवी थी जी। उनका नाम फुलसुंदर देवी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और ये बिल्कुल सत्य है, कि मैं उनके ही प्रेरणा से मैं राजनीतिक में आया हूँ। जी। मैं जो राजनीतिक जो अभी मैं कर रहा हूँ लगभग 8 सालों से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी माँ से प्रेरित होकर मैं आया हूँ। मेरी माँ तो यहाँ तक कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। जी। जब बरौनी विधानसभा था, अभी तो तेघड़ा बना हुआ है, उस नाम चेंज हो गया। बरौनी जब विधानसभा था तो मेरी माँ विधानसभा लड़ने की तैयारी हो चुकी थी। बट भगवान को जो है कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगा और मेरी माँ को जो है मतलब देहांत हो गया। ठीक है। मैं उस वक्त बहुत कम उम्र में था, लगभग 11 साल का मैं था। तो तैयारी काफ़ी हो चुकी थी और एक तरह से कह लीजिए कि टिकट भी कन्फर्म, मैं किसी अन्य दल का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, बट सब कुछ कन्फर्म था। और उसी से मैं प्रेरणा से, और कहीं ना कहीं मुझे वहाँ के लोगों से मुझे पता चला कि आपकी माँ जो है काफ़ी सुशील और कामदार महिला थी, ठीक है, समाज के कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, उस हमेशा क्षेत्र में रहती थी। राजनीति, चूंकि आप युवा नेता हैं जी, और आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से जी, तो चूंकि एक राजनीति में युवाओं का जो भविष्य है, उसकी जो संभावनाएं हैं, उसको उस हद तक नहीं समझा जाता। यूं कहें कि हर माँ बाप, हमारे जो अभिभावक हैं, अन्य क्षेत्रों में जितना चाहते हैं कि हमारा बच्चा के लिए जो सुरक्षित स्कोप है वह राजनीति में उनके लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनकी यह सोच या उनकी यह मानसिकता थोड़ी बदलनी चाहिए, या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ लोग हैं, सभी लोग को मैं बात नहीं कर सकता हूं, बट कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि राजनीतिक जो है एक तरह से गलत है, डटी है, बस एक टाइम पास है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं और
जो मेरे में जो अचीवमेंट हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजनीतिक में युवा को खासकर जो है भागीदारी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि देश को चलाने और राज को चलाने के लिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो ही देश को चला सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। तो जो जब तक हमारे देश में जब तक युवा की भागीदारी नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से लगता है कि पूरा कंट्री या स्टेट का जो हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो ये आपने कहा कि देश में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है अमरजीत जी कि जो भी हमारे सत्ता आसीन पे हैं या सत्ता से अलग हैं या जो भी पार्टियां हैं, बहुत, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी पार्टियों के बारे में, अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि अन्य देश जितने विकसित कंट्री हैं वहाँ पर युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया जाता है, और हमारे यहाँ के जो युवा हैं वह कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में फंस कर रह जाते हैं या चुनाव प्रचार या इस तरह में रह जाते हैं। उन्हें वो विशेष स्थान नहीं मिलता राजनीति में, पार्टियों में उनको विशेष स्थान नहीं मिलता। हर जगह पर क्या होता है कि एक उम्र तय होती है, एक सीमा तय होता है उसका कि आप इस उम्र के बाद आप रिटायर कर जाओगे, लेकिन राजनीति में इस तरह का कोई रिटायरमेंट की सीमा नहीं है। आपको नहीं लगता कि इसके कारण भी युवा राजनीति में आने से कतराते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी पार्टीज हैं अभी, मेरे ख्याल से लगता है उसको राजनीति करनी नहीं आती। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उनको राजनीति करनी नहीं आती। जिस ढंग से राजनीति करनी चाहिए, मैं कहिए तो मैं लिखित दे सकता हूँ, मैं जिस ढंग से राजनीति करनी चाहिए उस ढंग से राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं आती। और अगर पार्टी किसी से राजनीति अगर सीखनी हो, राजनीति कैसे की जाती है, तो मुझसे सीखे, और हमारे माननीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनसे सीखे राजनीति कैसे की जाती है, कैसे हम काम करते हैं। देखिए, राजनीतिक में आने का मतलब ये है कि मैं जनता के लिए कैसे काम कर सकूं, ये नहीं हवाबाजी और मैं जो स्पीच देने से कुछ नहीं है। हवाबाजी कर सकते हैं, स्पीच दे सकते, उससे कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। मैं लोगों के बीच, जनता के बीच कैसे उस काम को करके दिखा सकता हूं, मैं उसके लिए पॉलिटिक्स अगर सीखना है कोई भी दल को तो मुझसे सीखे, और मेरे अरविंद केजरीवाल जी से। मेरा एक प्रश्न होगा आपसे, चूंकि राजनीति जैसे हर चीज़ में एक पढ़ने के लिए पढ़ाई की आहर्ता होती है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, किसी सेवा में जाना है, तो उसके लिए एक योग्यता निर्धारित है पढ़ाई का। तो आपको नहीं लगता कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा लोकतंत्र कम जो है, लोकतंत्र में खामियां मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, हमारा लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र है, लेकिन कुछ ऐसे जो निगेटिविटी है, कुछ नकारात्मकता है जो कहीं ना कहीं प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है इस पर कि हमारी सोच पर लोग, हमारा विदेशों में खास करके जो लोग हैं उसको हमारा इस पर वो मजाक में लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में जो युवा या जो कोई भी जाना चाहते हो तो राजनेता बनने के लिए भी कोई योग्यता हो, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य किया जाए? सर, ये मेरे मन की प्रश्न आपने कह दिया और बोल दिया। मैं यही चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं और इसलिए मैंने ये सवाल रखा। पॉलिटिक्स में आने के लिए मेरे ख्याल से एक दायरा होनी चाहिए, जी। और पढ़े लिखे व्यक्ति होनी चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि मैं तो खुल के नहीं बताना चाहता हूँ कि कुछ अलग गलत ढंग से भी हैं, बट अभी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं किसी मैं पहले की बात, चूंकि पहले उतना आधुनिक नहीं था, पहले समय थोड़ा पुराना समय था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो आज हमारी बहुत ही परम आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग इसको समझते भी हैं। तो मेरा ये संदर्भ में है, और मेरा ये जहाँ तक सोच है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और भविष्य में अगर होता है तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा कि एक जैसे वार्ड सदस्य का चुनाव होता है तो उसका भी एक हम लोग निर्धारित कर देंगे। न्यूनतम शिक्षा निर्धारित हो, कम से कम 10th। मुखिया हो तो उनका भी हम लोग कर देंगे, विधायक हो उनके लिए ग्रेजुएशन, ठीक है, इस तरह से किया जाए, होना चाहिए। उस ढंग के मैं मेरे ख्याल से लगता है कि भविष्य में करने वाला हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमारे जो शीर्ष के अति हैं, आपकी ये मांग रहेगी कि सर ये बदलाव आए, मतलब संविधान में कहीं ना कहीं संशोधन करके ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आपस में बैठ के सुलह करके सर्वसम्मति से, जितनी भी पार्टियां हैं सर्वसम्मति से यह प्रयास करें। ये हमारी व्यक्तिगत हमारी भी सोच है ऐसी कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शैक्षणिक योग्यता का भी अनिवार्य किया। बिल्कुल सर। एक आम आदमी, चूंकि राजनीति में देखा जाता है कि एक आम आदमी के लिए राजनीति करना, चूंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि परिवारवाद, जिसके पिता राजनीति में हैं तो उनका बच्चा राजनीति में जा रहा है, ऐसी धारणाएं रही हैं। तो एक आम, उस स्थिति में एक आम आदमी का राजनीति करना कैसा, मतलब कितना कठिन होता है एक आम आदमी का राजनीति में आना? देखिए, क्योंकि आपका वो से जुड़ाव नहीं रहा, एक राजनीतिक परिवार से जुड़ाव, मतलब आपके बारे में नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों के बारे में जो एक आम आदमी है उनका उस राजनीतिक परिवार से जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन फिर वो राजनीति में आते हैं तो उनके लिए कितना कठिन होता है? देखिए, पहली तो परिवारवाद जो है, ठीक है ना, ये तो झकझोर के रख, जो भारत की जो राजनीतिक है उसको झकझोर के रख चुकी है। कोई भी पार्टी ऐसे अछूती नहीं है, नहीं, कोई पार्टी, सभी पार्टियां नहीं, लेकिन अभी नई पार्टियां, मतलब जो शुरू की पार्टियों को देखा है, परिवारवाद कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मान लिया जाए कि आपके पिताजी अगर मान लिया जाए पॉलिटिक्स में हैं और उस काबिल आपके अगर बेटे हैं तो बेटों को आना चाहिए। उनको आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो उनका हक है। आना चाहिए, बट एक होता है ना उस काबिल भी नहीं है लेकिन पूरे परिवार को नहीं। देखिए, राजनेता का बेटा भी अपने दम पे आए, अपनी काबिलियत पे आए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद वही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए जो चुनौतियां हैं राजनीति में, वो क्या है? एक्चुअली देखिए, अगर मैं शुरू से अगर बताना चाहूँ तो काफ़ी नहीं, कम शब्दों में ही हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहली बात है कि आम आदमी पार्टी जो है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम लोग हमारी जो पार्टी है, हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं। और आपने जाना और देखा भी कि जिस ढंग से दिल्ली में कार्य कर रही है आम आदमी पार्टी जो है, जिस ढंग से दिल्ली में कार्य कर रही, या एजुकेशन पे हो या हेल्थ पे हो या वाटर पे हो या जो बिजली पे कोई भी हो कार्य हो, ठीक है ना, तो वो जो काम कर रही है, हम सबसे बढ़िया हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। चुनौती जिस पार्टी में मैं हूँ, चुनौती मेरे ख्याल से लगता है कुछ नहीं है। अगर आप समाज में जाके, ठीक है ना, और आप समाज की बात करते हैं और जनता की बात करते हैं, उनकी कामों की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है चुनौती राजनीतिक में नहीं है। और आपको जनता जो है मेरे ख्याल से तरह से उठाने का काम करेगी। अगर आप काम की बात करते हैं, मैंने चुनौती की इस संदर्भ में कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार है, लगातार 2 बार आप मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल जी, तीसरी बार बनी है। और ये तीसरी एक बार तो आपका वो सरकार 50 दिन की सरकार थी। हाँ, कहने का था इस संदर्भ में कि कुछ दिनों के लिए खत्म हो गया था। हाँ, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए भी। लेकिन मुख्य रूप से जो जनता ने उन्हें एक तरह से पूरा जो शक्ति दिया, पावर दिया, पुनः इस बार जो उन्होंने, मतलब कि एक ऐसा कहा जाता है कि एक माहौल बना हुआ था देश में कि, लेकिन उन्होंने विपक्ष 70 में उन्होंने 67 सीटें जीती, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने एक विकास का एक एजेंडा उन्होंने जो दिया, वो आपकी जो पार्टी है एक तरह से उनका जो भी रहा हो। तो दूसरे अन्य जगहों पर, जैसे बिहार के संदर्भ में, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो बिहार के संदर्भ में जो मैंने कहा आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं, चूंकि आप यहाँ बिहार के नए हैं, तो बिहार के संदर्भ में आप बताएं कि बिहार विधानसभा को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, एकदम साफ शब्दों में मेरा कहना है कि बिहार में जिस ढंग से जातिवाद चल रही है, ठीक है ना, मुझे जातिवाद, परिवारवाद, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिस ढंग से मैंने दिल्ली में काम करके दिखाया और मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो बिजली पे हो, और सबसे बड़ी समस्या बिहार की बिजली भी है, शिक्षा पे हो, सबसे बड़ी समस्या बिहार की है, स्वास्थ्य पे हो, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट जो है, दिल्ली में मैंने क्या किया कि महिलाएं भी, जितने भी महिलाएं हैं या स्टूडेंट भी हैं, सबके लिए मैं बस फ्री कर रखा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और 300 बिजली जो है यूनिट दिल्ली में फ्री है, और जैसे 300 से अगर ज़्यादा यूनिट अगर बिजली खत्म होती है तो उसका आधा बिल जो है आपको देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आधा दिल्ली का जो है रुपया जो है बच जाती है, ठीक है। तो मैं जो दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, या आपकी पार्टी ने जो काम किया है, हाँ, होम डिलीवरी, राशन हो,